हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो हम लोग जो आज पढ़ाई करने वाले हैं वो आपके इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर जो हमारा है मुद्रा, बचत एवं साख, इसकी आज की क्लास में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस चैप्टर में मुद्रा, बचत एवं साख देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुद्रा क्या है। आखिर ये मुद्रा क्या होता क्या है। सबसे पहले जो है हम लोग इसके इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको हम लोग इस क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग जो है आज की क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं हमारा मुद्रा क्या होता है, कि हम लोग मुद्रा आखिर की जरूरत क्यों पड़ी, ये मुद्रा होता क्या है। तो आज के युग में मुद्रा की भूमिका जो है काफी बढ़ गई है। आज के समय में जो है समस्त आर्थिक क्रियाकलाप ढांचा जो है सब कुछ मुद्रा पर ही निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था जो है वो हमारी लड़खड़ा जाती है। तो ये सारी चीजें जो है सभी हमारे मुद्रा पर निर्भर करती है। तो इस तरह से मुद्रा जो है ये हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है और आधुनिक युग में बचत एवं साख का भी यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब महत्वपूर्ण स्थान है मुद्रा का। बिना मुद्रा के हम लोग बचत नहीं कर सकते हैं और ना ही इससे हम किसी से उधार ले सकते हैं। तो मुद्रा ही हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा के इतिहास को जानते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है, मुद्रा का हमारा इतिहास क्या है, मतलब मुद्रा का इतिहास। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक एवं व्यवसायिक दोनों क्षेत्र में जो है मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मुद्रा जो है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। हम लोग इस चैप्टर के टोटल इंपॉर्टेंस पॉइंट को आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझाते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग अगर से पूछा कि मुद्रा का इतिहास क्या, तो आप लोग 2 पॉइंट लिखेंगे तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। मुद्रा का इतिहास में क्या हो गया कि आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा के स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा जो है ये रीढ़ मानी जाती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं। विनिमय के स्वरूप, मतलब हम लोग मुद्रा का जो एक्सचेंज करते हैं वो किस रूप में करते हैं, मतलब फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के स्वरूप। तो विनिमय के स्वरूप जो है ये पुराने जमाने में एक प्रणाली थी जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये 2 तरह के विनिमय हम लोगों के होते हैं। पहला हम लोगों का होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद दूसरा हमारा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जिसमें हम लोग मुद्रा का लेन देन करते हैं। और पहला हमारा है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली थी। ये प्रणाली जो है पुराने जमाने में यूज होती थी। कौन सी? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आज की क्लास में जो हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे वो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को जानेंगे कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है और इसमें क्या फायदे थे, इसकी क्या कठिनाइयां थी, इसकी क्या दोषें थी। ये सभी हम लोग आज की क्लास में वस्तु विनिमय प्रणाली पर स्पेशली फोकस करके आज की क्लास में हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से अपने क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग यहाँ से जाने पहले समझे मुद्रा क्या है, उसके बाद मुद्रा का इतिहास और विनिमय के स्वरूप। अगर आप लोगों से पूछा कि विनिमय के कितने स्वरूप है तो आप लोग बताएंगे विनिमय के 2 स्वरूप है। पहला हमारा है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है हमारा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से अपने सेशन को आज का स्टार्ट करते हैं। आपसे जो यहाँ क्वेश्चन पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली से, वो आप लोगों से पूछता है 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर में आप लोगों से पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। और अगर आप ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोगों को लिखेगा, पूछा जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, लिखे और इसकी कठिनाइयों के बारे में भी लिखे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां को लिखे। तो ये सब हमारे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 नंबर में जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा को लिखे। तो हम लोग पहले समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली आखिर होती क्या है। अगर आप लोगों से इसका परिभाषा लिखने के लिए बोला तो आप लोग लिखेंगे जब किसी एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर आप लोगों से पूछा वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा क्या है लिखने के लिए तो ये आप लोगों से 2 नंबर में
पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग लिखेंगे, जब किसी एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहेंगे तो लिख सकते हैं, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष लेन देन को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें हम लोग मुद्रा का लेन देन नहीं करते हैं, मुद्रा के बिना ही हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके बाद जैसे उदाहरण के आप लोगों को बताते हैं। उदाहरण के लिए हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में गेहूं से चावल बदलना। क्या पहला उदाहरण हो जाएगा? गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, ये पुराने जमाने की प्रचलित प्रणाली थी। उसके बाद जो है ये प्रणाली जो है आप लोगों को, लेकिन इस प्रणाली में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किस प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय प्रणाली पुराने जमाने की प्रचलित थी। अगर आप लोग ऐसे ही पॉइंट वाइज करके अपना आंसर को देते हैं तो फिर आप लोगों को नंबर अच्छा मिलता है। आप लोग चाहे तो इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में पहले आप लोग लिखेंगे, जब किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिख देंगे एग्जाम्पल में, जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। और आप लोग लिख देंगे वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये पुराने जमाने की में प्रचलित है। आप लोग यहाँ तक लिख देंगे तो आप लोगों को जो है नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर? 2 नंबर। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें, इस प्रणाली में जो है लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थी, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग अब जानते हैं इस प्रणाली में कितने क्या क्या कठिनाइयां लोगों को झेलनी पड़ती थी या क्या सब कठिनाइयां लोगों को होती थी। तो हम लोग अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि क्या सब कठिनाइयां होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, क्या सब कठिनाइयां थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो पहली कठिनाइयां थे वो थी आप लोगों को आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव। क्या था? आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब आप लोगों का होता है जब एक आदमी की मेल दूसरे आदमी की जरूरत के अनुसार हो जाए। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ कठिनाइयां बता देता हूं जो अभी इसमें है। उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा को भी आज की क्लास में ही देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा है आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा हमारा है मूल के सामान्य मापक का अभाव, मतलब किसी चीज का एक ऐसा मूल नहीं था जिससे उसको मापा जा सके। उसका तीसरा था मूल संचय का अभाव। उसमें तो दोस्तों हम लोग किसी भी चीज का संचय मतलब पैसे धन को संचय करके नहीं रख सकते थे। उसका चौथा हमारा था सहविभाजन का अभाव, मतलब किसी को बराबर विभाजन नहीं कर सकते थे। अगर उसका विभाजन कर देते तो उसकी उपयोगिता जो है वह खत्म हो जाती या नष्ट हो जाती। उसके बाद फिफ्थ हमारा भविष्य में भुगतान की कठिनाइयां, जो भविष्य में जो उसकी भुगतान करते हैं उसमें भी कठिनाइयां होती थी। उसके बाद मूल हस्तांतरण की समस्या, मतलब पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी कठिनाइयां होती थी। किस प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली की। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां है। जो टोटल आप लोग 6 देखिए, ये सभी वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाइयां हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है, ये 5 नंबर में पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर में है, तो आप लोग सिर्फ इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 5 नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग अगर इतना लिख देते हैं तो आपको ये 5 नंबर में 2 नंबर तो अवश्य मिल जाएगा, 3 नंबर लेकिन आपका कट जाएगा। क्यों कटेगा हम लोग इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोगों को ये 5 में से 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपका कटेगा। 3 नंबर हमको कैसे मिलेगा? तो 3 नंबर हमको मिलेगा, ये सभी 6 का हम लोग एक एक लाइन में परिभाषा दे दे तो मिलेगा। तो आप लोग इसके 6 लाइन की परिभाषा जो आप लोग एक एक लाइन में दे देंगे, लेकिन हमको अभी आपको समझाना है तो मैं आपको अभी इसमें एक एक की परिभाषा आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो पहले हम लोग लेते हैं आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव क्या होता है। तो आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है, आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव। तो इसमें दोस्तों ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाइयां थी। ये जो हम लोगों का है आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाइयां थी। ये जो है इसमें कोई ऐसा मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी वस्तु एवं सभी दोस्तों वहां जो हमारा एक स्लाइडिंग प्रॉब्लम था, इसलिए आप लोगों को कुछ दूसरा दिखा दिया। हम लोग अब समझते हैं आवश्यकता से दोहरे संयोग का मतलब क्या होता है। आवश्यकता से दोहरे संयोग का मतलब हमारा क्या होता है, तो एक की जरूरत जो है दूसरे से मेल खा जाना, यह हमारे आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव होता है। मतलब इसका मतलब होता है आवश्यकता से दोहरे संयोग का मतलब
एक आदमी की जरूरत जो है वो दूसरे आदमी की जरूरत से मेल खा जाए। लेकिन ऐसा कभी संयोग होता था जब किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसी स्थिति में जो है विनिमय में कठिनाइयां होती थी, मतलब हम लोग सामान के आदान प्रदान करने में कठिनाइयां होती थी। ये आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाइयां थी, और इसका मतलब था एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाना। लेकिन ऐसा संयोग होता था जब किसी को जरूरत किसी से मेल खा जाती थी। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ कि आवश्यकता से दोहरे संयोग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल, एक उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है कैमरून, क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैमरून, वो एक नदी पार करना चाहता है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और ध्यान से कहानी को समझेंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैमरून जो एक नदी पार करना चाहता है। नाविका जो है वो नदी पार करने के लिए हाथी दांत मांगता है, जो कि कैमरून के पास नहीं था। जब कैमरून को पता चला कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है, लेकिन वो उसके बदले में कपड़ा चाहता है, किसका मतलब हाथी दांत के बदले वो व्यक्ति कपड़ा चाहता है, लेकिन कैमरून के पास कपड़ा भी नहीं था। जब कुछ समय के बाद पता चलता है कि तीन व्यक्ति के पास कपड़ा है, लेकिन उसके बदले उसको तार चाहिए। तीसरे व्यक्ति के पास जो है उसके पास कपड़ा है, लेकिन उसके बदले उसके पास तार चाहिए, जो कैमरून के पास तार उपलब्ध था। तो इस तरह से कैमरून को बहुत सारा समय बर्बाद हुआ, और तब जाके वो इसे जो है तीसरे व्यक्ति से वो तार लिया, तार से वो कपड़ा लिया, और फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाकर वो कपड़ा दिया, उससे वो हाथी दांत लिया, और वह जाके वो नाविका नदी वाले के पास दिया। इससे जो है कैमरून का बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ और बहुत सारे टाइम उसका व्यर्थ गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव क्या होता है। आप लोग इस कहानी से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आवश्यकता से दोहरे संयोग का अभाव हमारा क्या होता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। क्या है सेकंड टॉपिक हमारा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तो इसमें जो है दोस्तों पहला था वो वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी प्रमुख कठिनाइयां थी। क्या थी? ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक दूसरी प्रमुख कठिनाइयां थी मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। इसमें कोई ऐसा मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य ठीक प्रकार से मापा जा सके। किसमें? मूल्य के सामान्य मापक अभाव के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई भी मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए एक शेर के बदले कितना घी दिया जाए, मतलब एक शेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए, एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए, इसके लिए कोई भी एक मापक नहीं था। सब कुछ हमारा अंदाजा से चलता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक दूसरी प्रमुख कठिनाइयां थी मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। आप लोग इसमें दो दो पॉइंट करके लिखेंगे तो ही आपको 5 नंबर मिलेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आप लोग लिख सकते हैं 2 पॉइंट, तो शायद इसका 2 पॉइंट आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारा है मूल्य के संचय का अभाव, मतलब कि मूल्य संचय का अभाव। इसमें जो हम लोग मूल्य का संचय नहीं कर पाते थे, किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा क्या होता था? मूल्य का संचय का अभाव था। इसमें हम लोग मूल्य का संचय नहीं कर सकते थे। इसमें लोगों के द्वारा जो है उत्पादित वस्तुओं के संचय में असुविधा होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय में हमें असुविधा होती थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तु को उत्पादन करता था जो जल्दी खराब हो जाती थी। इसमें जो है व्यवहार के लिए लोग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो हमारी जल्दी खराब हो जाती थी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे तो मछली, फल, सब्जी इत्यादि लंबी अवधि तक नहीं रह सकती थी, और इसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं थी ये सभी। तो इस सब की जो है मूल्य संचय के लिए अभाव हो जाता था। इसका आदान प्रदान हम लोग बहुत समय तक नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारी चीजें हमारी खराब हो जाती थी। तो ये हमारा हो गया मूल्य संचय का अभाव। अब चौथा हमारा है सह-विभाजन का अभाव। सह-विभाजन का अभाव आप लोग ध्यान से समझेंगे क्या है? सह-विभाजन का अभाव। तो सह-विभाजन का अभाव हमारा क्या होता है? तो कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता था। कुछ वस्तुएं इस प्रकार की थी जिसका विभाजन जो है नहीं किया जा सकता था। अगर इसका विभाजन किया जाता तो इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों से अगर पूछता है तो आप लोग इस प्रकार से एक एक पॉइंट सभी का लिखेंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बना लेंगे ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। तो सह-विभाजन का अभाव, तो कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता था। अगर इसका विभाजन किया जाए तो उसकी उपयोगिता जो है नष्ट
हो जाती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की यह कठिनाई उस समय होती थी जब जो है अगर एक गाय के बदले हमें 3-4 सामान लेनी होती है। मतलब कि अगर एक गाय है उसके बदले हमको 3-4 सामान लेनी है और वो सामान हमारे अलग अलग व्यक्तियों के पास है। मतलब राम के पास जो है दूसरे सामान है, श्याम के पास दूसरे सामान है, मोहन के पास तीसरा सामान है और वो तीनों से हमें सामान लेना है, लेकिन हमारे पास एक गाय है और हमको उसके बदले वो सामान लेनी है। तो अगर हम गाय को काट के तीनों व्यक्ति के पास देंगे तो हमारा गाय की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। मतलब गाय का कोई काम नहीं रहेगा, वो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो इसके बदले जो हमारा विनिमय नहीं हो पाता था, मतलब उस व्यक्ति कोई भी सामान नहीं ले पाता था क्योंकि सोहन को वो पूरा दे नहीं सकता है गाय, क्योंकि उससे जो है उपयोगिता नष्ट हो जाती। तो इससे जो है इस स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो पाता था। सब विभाजन अभाव का इसके कारण जो है इस स्थिति में विनिमय कार्य नहीं हो पाता था और उस व्यक्ति को निराश होकर लौटना पड़ता था। तो ये था हमारा स्व-विभाजन का अभाव। अब हमारा है भविष्य के भुगतान में कठिनाइयां। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भविष्य के भुगतान में कठिनाइयां। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने और देने की कठिनाइयां होती थी। मतलब उधार लेने और देने में वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां होती थी। एक एग्जाम्पल से आप लोग इसको भी समझ लें, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां होती थी, एक एग्जाम्पल से आप लोग इसको भी समझे। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए एक गाय उधार देता है। मतलब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को गाय उधार देता है 2 वर्षों के लिए। इस अवधि के बीतने के बाद जो है वो गाय उसको लौटा देता है और लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति उधार लिया वो गाय का दूध पिया, गाय के गोबर से जलावन का उपयोग किया। इस तरह से जो प्रणाली में जो थी वो उधार लेने मतलब उधार जो देता था उसको घाटा होती थी और उधार लेने वाले को जो है ये फायदे में रहती थी। तो भविष्य में भुगतान में इसमें कठिनाइयां होती थी। मतलब इसमें हम लोग उधार लेना और देने के कार्य को नहीं कर सकते थे भविष्य में भुगतान होने की कठिनाइयां में। उसका छठा हमारा है मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। छठा हमारा क्या है मूल्य के हस्तांतरण। मतलब हम लोग पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो मूल्य के हस्तांतरण में इस प्रणाली में कठिनाइयां होती थी। कठिनाइयां उस समय होती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर बसना चाहता था और ऐसी स्थिति में वो अपनी संपत्ति को छोड़ के जाना पड़ता था। तो अगर वो व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था तो उस समय कोई भी पैसे वैसे की जरूरत पैसे वैसे थी नहीं जो वो अपने सामान को बेच दे उसके बदले उसको मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इस स्थिति में वो अपना पूरा संपत्ति को वहां छोड़ के दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था जब हमारा मूल्य नहीं था। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कठिनाइयों को लिखे। तो आज की क्लास में जो हम टोटल अपने 5 नंबर के क्वेश्चन पर फोकस किए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, इसका आप लोग नोट्स भी बना लेंगे। तो आप लोग जो है इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो आपका है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मतलब मुद्रा का विकास। जब इतने सारे कठिनाइयां हमें आए तो उसको दूर करने के लिए हमारे सामने मुद्रा का विकास हुआ जिसको हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास को भी किए हैं वो सभी अपना एक बार अटेंडेंस बना दें ताकि मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लूं और आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज सकूं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास को किए हैं वो जल्दी से अपना नीचे में कमेंट अटेंडेंस बनाना चालू करें ताकि जो है हम लोग इसके आपको पीडीएफ भेज सके। तो जल्दी से आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएं। तो आप सभी अपना अटेंडेंस बना दिए होंगे। तो हम जो है ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को जो हम लोग यहीं रखते हैं। तो हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली पढ़ेंगे। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक अपना अटेंडेंस बनाया है वो हमें एक बार अपना नाम के साथ मैसेज कर देंगे ताकि मैं आपको उसका पीडीएफ भेज सकूं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सके ताकि आप लोगों को वहां लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आप लोगों को सारी जानकारी वहां मिलते रहे। तो आप लोग हमारे ग्रुप से अवश्य ज्वाइन हो जाए, जो ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। अगर आप लोग किसी भी तरह की सहायता चाहे तो वहां हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।